साहित्य प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और जो भी इस अंचल के महत्वपूर्ण चिंतन मनन करने वाले लोग हैं, आप सबको मैं अपनी तरफ से प्रणाम निवेदित करता हूं। आज के इस नामवर सिंह से संबंधित जो शताब्दी उनकी चल रही है, मऊ में इस राहुल सांकृत्यायन संस्थान में हो रहे ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हिंदी के महत्वपूर्ण कवि और गज़लकार शिव कुमार पराग जी, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि आलोचक श्री प्रकाश शुक्ल जी हमारे बीच मौजूद हैं। मंच पर आदरणीय मनोज सिंह जी और विजय रंजन सर उधर बैठे हैं, कवि विहाग वैभव तथा जो साथी जिन्हें मंच पर होना चाहिए किंतु वे हमारे सामने हैं। आप सभी के प्रति मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। देखिए, भाई राम नरेश जी ने ज़मीन तो तैयार ही कर दी है और बीज वक्तव्य तो हो ही गया, मेरे लिए आसान कर दिया उन्होंने। और मैं बहुत कम समय लेना चाहूँगा जिससे कि हम नामवर सिंह के साथ और उस दौर को देखने वाले लोगों को अधिक सुन सकें। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नामवर सिंह जीयनपुर और आवाजापुर के बीच जो उनकी निर्मित हुई, उसमें कमता प्रसाद विद्यार्थी और उनके माने यूपी कॉलेज आने के बाद उनके जो गुरु जेपी सिंह और मार्कंडेय सिंह थे और बीएचयू आने के बाद केशव प्रसाद मिश्र जैसे जो अध्यापक थे, तो इन लोगों ने शुरुआती ज़मीन नामवर सिंह की माने वो तैयार होता हुआ जो आगे हिंदी का एक बड़ा आलोचक था उसको बनाया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चंदौली जैसी जगह से और बनारस जैसे आकर के फिर वो दिल्ली और पूरे देश पर छा जाते हैं, तो उनके बनने में पहली चीज़ तो है कि इसी तरह की जो जनसमूह है और उसके बीच जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो तैयार करते हैं ऐसी प्रतिभाएं, तो उसमें नामवर सिंह पैदा हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि वह कहीं माने बहुत ऊंचाई से आए थे, हम ही लोगों के बीच का एक व्यक्ति। तो उनको निर्मित करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। वहाँ की लाइब्रेरी, अब जैसे मुझे आवाजापुर की वो लाइब्रेरी आज इसीलिए याद आ रही है, नामवर जी जहाँ जाकर पढ़ना लिखना शुरू करते हैं उनके गांव के बगल का ही गांव है। तो ये ज़रूरी है कि इस तरह की जगहें मऊ में, जैसे यहाँ आपने आदरणीय धूमकेतु जी ने बना रखा है, यह किसी भी नौजवान के लिए, खासतौर पर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए, यह किसी माने पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान से कम नहीं। तीर्थ स्थान थोड़ा मैं कहना नहीं चाह रहा था, वो थोड़ा दूसरे तरीके का पुरोहिती से आया हुआ शब्द हो जाता है, लेकिन है मतलब आदर की जगह है, यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। और जिस तरीके से माने सर ने इसको पूरा बनाया है, तो यहाँ से प्रतिभाएं निर्मित होती हैं। ये एक कारखाना है, ये वर्कशॉप है। प्रतिभा नामवर सिंह हवा में नहीं पैदा हो सकते, तो उसके लिए जो ये छोटी छोटी हरकतें हैं, गोष्ठियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं और इस तरह की सांस्थानिक संगठन है, ये बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, और रही बात नामवर सिंह के बारे में, तो ये देखिए यह भी है कि भाई आलोचक नामवर सिंह सीधे आलोचना की धरती और नामवर सिंह शीर्षक ही है इस गोष्ठी का। लेकिन नामवर सिंह एक अध्यापक के रूप में, आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में तो जाने ही जाते हैं। अध्यापक, बहुत बड़े अध्यापक भी माने जाते हैं। वो उनके अध्यापकीय समय का भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कक्षा नोट्स तक प्रकाशित हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि वो किस तरह के अंतिम दिनों में जो उन्होंने टीचिंग की वो बहुत ही। पीछे प्रवीण भाई बैठे हैं और बलिया से आए हुए हैं, हमारे मित्र हैं। आपके गुरु यानी कि प्रोफेसर राजकुमार ने ही वो जो है काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र वाला राजकमल से छपवाया है उनका कक्षा नोट्स, क्लास नोट्स। तो अध्यापक के रूप में भी उन पर बात हो सकती है, पत्रकार के रूप में भी बात हो सकती है। और जो दूसरे उनके रूप हैं, रूप इसलिए कि अब उन्होंने घूम घूम के
तमाम अपने शिष्यों को भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों में नियुक्त किया। बहुत विवादित, माने ये कहा जा रहा था कि नामवर सिंह माने ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं हिंदी आलोचना के, जिनकी चमक ने सबको चौंधिया दिया उस समय भी और आगे भी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उनके माने नामवर जी उतने ही विवादित व्यक्तित्व भी रहे, विवादित भी कह सकते हैं, और उनका विरोध भी खुल करके हुआ कहना चाहिए। विरोध माने एक्सट्रीम लेवल तक हुआ, आत्यंतिक स्तर पर हुआ उनके समय में भी, और जितना माने उनका समर्थन है उतना ही विरोध है। यह वाद विवाद संवाद नाम से उन्होंने किताब ही लिखी। तो वो वास्तव में इससे पता चलता है कि नामवर सिंह के आलोचक का जो व्यक्तित्व है वह कितना संवादी था और कितना मुखर था और कितना अपने ज़माने पर अपना असर रखता था, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति के साथ ये चीज़ें जुड़ पाती हैं। मैं बात यहीं से शुरू करूं तो देखिए, नामवर सिंह जब हिंदी आलोचना के क्षितिज पर उदित हो रहे हैं तो उस समय रामविलास शर्मा सबसे बड़ा नाम, और यह बहुत दिलचस्प है कि नामवर जी ने रामविलास जी पर 2 लेख लिखे, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी कि विरुद्ध क्रमानुपाती। एक केवल जलती मशाल, मुझे लगता है 82-83 के आसपास लिखा 1982 में, और प्रशंसा में माने रामविलास शर्मा की माने उसमें उनकी देन की ज़बरदस्त प्रशंसा। और उनके मृत्यु के ठीक बाद 2001 में उन्होंने लिखा इतिहास की 100 साधना। ये नामवर जी के 2 लेख हैं रामविलास जी के बारे में, और दोनों में आप देखेंगे तो एक में जो है रामविलास जी की आलोचना को ध्वस्त किया है नामवर सिंह ने। ये नामवर सिंह की यह भी जानना चाहिए कि नामवर सिंह की यह भी कला बहुत मशहूर है कि वो उन्हीं हथियारों से आपको खड़ा कर देंगे, आलोचक ताकत इतनी है, और उन्हीं हथियारों से पस्त कर देंगे। ये क्षमता थी नामवर सिंह, इसीलिए उतना मकबूल हुए। बट अभी कह रहे थे रामविलास ने कि बाद में उन्होंने केवल बोला, तो जिसका संपादन हिंदी विभाग BHU के प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने 17-18 खंडों में कर डाला है। केवल अगर उनका बोला हुआ पढ़ने जाएंगे तो बहुत अधिक है। तो वाचिक परंपरा में उन्होंने ज़्यादा बोला और ज़्यादा सुने गए, ज़्यादा लोगों ने उनको माने उनकी प्रसिद्धि का आधार भी वही रहा, तो ये बहुत अधिक उसका योग है। तो क्योंकि वो बोलते इतना अच्छा थे और तर्क प्रणाली उनकी जिस तरह की थी कि वो एक ही तर्क माने आधार पर आपको काट भी सकते हैं और उसी पर आपको बड़ा भी बना सकते थे। और एक तो ये है कि रामविलास शर्मा से टकराते हुए उनकी हिंदी आलोचना में जो छवि है, अब यहाँ देखिए उससे वो बनते हैं। और वो जो दौर है, नामवर सिंह अपने समय के 3 महत्वपूर्ण आलोचकों से उनका एक माने खिंचाव है, जिसके बीच वो आलोचक बनता है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि परिमल वृत्त के जो लेखक हैं, आलोचक हैं, यानी खास नाम उसमें विजय देव नारायण शाही का, लक्ष्मीकांत वर्मा वगैरह भी थे जिनकी किताब माने नई कविता के प्रतिमान, तो राम माने नामवर जी ने कविता के नए प्रतिमान लिखा। लेकिन मुख्य जो कैरेक्टर आलोचना में है वो विजय देव नारायण शाही, और दूसरी तरफ कलावाद और जो काव्यशास्त्री परंपरा का शास्त्रीय आलोचक हिंदी में थे दिल्ली में, नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र एक तरफ, उसमें नंदलाल वाजपेयी को भी आप नगेंद्र जी के साथ रख सकते हैं, उसी तरह के वो आलोचक हैं, बनारस के ही हैं। और माने डॉक्टर नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही और रामविलास शर्मा, इसके बीच नामवर सिंह अपनी आलोचना को माने खड़ा करते बनाते हैं। और आप देखेंगे कि उनकी सारी बहसें इन 3 ध्रुवों से मुख्य रूप से होती है। उसके डिटेल में आगे बातचीत होगी, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अकेले रामविलास शर्मा से जो बहसें उस पर ही अगर बात की जाए तो बहुत अधिक वक्त की ज़रूरत पड़ेगी। विजय देव शाही से तो जो है वो है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ अपनी तरफ से कहना चाह रहा था कि नामवर सिंह थे तो रामचंद्र शुक्ल की परंपरा के ही आलोचक। यद्यपि उनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने दूसरी परंपरा की खोज लिखी, और दूसरी परंपरा की खोज में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जिस तरीके से माने बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से माने उपलब्धि है दूसरी परंपरा की खोज किसी भी शिष्य के लिए और हिंदी आलोचना के लिए भी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के
मूल्यांकन और स्थापन में कहीं कहीं रामचंद्र शुक्ल का जो सीमाएं हैं वो उभरी हैं, जिसकी वजह से चूँकि रामचंद्र शुक्ल को बहुत पसंद करते थे रामविलास जी, तो रामविलास जी बहुत नाराज़ हो गए और लोक जागरण और हिंदी आलोचना नाम से उन्होंने किताब लिखी। फिर वो विवाद, दोनों का विवाद तिक्त हो गया, पहले उस तरह नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि किताब ज़रूर हज़रत साहब द्विवेदी पर लिखी नामवर जी ने, लेकिन नामवर जी अंत तक रामचंद्र शुक्ल की परंपरा को मजबूती से स्वीकार करते हैं, पकड़ते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं। ये मैं तो अंतिम दिनों में, मुझे लगता है 12-13 में, 13 का साल रहा होगा, 2013, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है आर्ट गैलरी में नामवर जी आए हुए थे, तो वहाँ मैं उनको सुन रहा था जब मैं वहाँ विद्यार्थी ही था। तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्तारी सिरहाने जो किताब रखता हूँ वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ये कई जगह उन्होंने बात कही थी, वहाँ भी कही थी, चूँकि मैं वहाँ मौजूद था इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और मानस के प्रति भी उनका प्रेम बहुत बढ़ गया था। उन्होंने अज्ञेय की नाच कविता पर बहुत बोला, जबकि जनरली ये माना जाता है कि उन्होंने कविता के नए प्रतिमान में मुक्तिबोध को स्थापित किया और अज्ञेय को उस तरह नहीं किया। लेकिन अज्ञेय के साथ बहुत गहरे संबंध थे उनके, और उन्होंने, बल्कि अभी तो नामवर सिंह पर एक विशेषांक सृजन सरोकार पत्रिका गोपाल रंजन निकालते हैं दिल्ली से, उन्होंने उसमें एक उमाशंकर सिंह परमार का लेख छापा है। उमाशंकर सिंह परमार बांदा के हैं। आप जो है उसमें उन्होंने बहुत, मैंने नामवर सिंह को कहा है कि वो अज्ञेय को स्थापित करने वाले, निर्मल वर्मा को स्थापित करने वाले आलोचक थे, अशोक वाजपेयी को स्थापित करने वाले आलोचक थे। मैंने उन्होंने उनकी पूरी, कहने का मतलब जड़ में ही मट्ठा डाला है उस लेख में। इस पर माने विरोध की जो मैं बात कर रहा था कि कितना विरोध नामवर जी का उनके दौर में भी रहा, उसके बाद रहा। दलित आलोचना की तो बात अभी आएगी ही। मैं ये कह रहा था कि रामविलास जी से चाहे जैसे भी संबंध रहे हो, माने बहस रही हो और दोनों आलोचकों की टक्कर रही हो, लेकिन रामविलास जी ने एक बड़ा काम किया जो नामवर जी नहीं कर पाए मेरे हिसाब से। जैसे कि रामविलास जी ने अपने दौर में हिंदी आलोचना में ये काम कर दिया कि उन्होंने कई लेखकों को और कुछ युग को खड़ा किया। जैसे कि हिंदी नवजागरण पर जिस मजबूती से उन्होंने बातचीत रखी, जिसमें भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व और महावीर प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व जिस तरह स्थापित हुआ, बाद में निराला पर उन्होंने लिखा, अकेले खड़ा कर दिया केदारनाथ अग्रवाल को। बाद में तो मुक्तिबोध को नामवर जी की प्रतिक्रिया में, कहने का मतलब जो भी उन्होंने अस्तित्ववादी वगैरह घोषित किया, लेकिन लिखा मुक्तिबोध पर भी रामविलास जी ने। ये काम नामवर जी ने नहीं किया। नामवर जी स्वतंत्र कवि पर या किसी स्वतंत्र उस पर नहीं लिखा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान कर आप नई कविता के नए प्रतिमान में कह सकते हैं कि मुक्तिबोध पर, अंधेरे में पर उन्होंने कायदे से लिखा, नहीं तो अलग से स्वतंत्र किताब के तौर पर। अच्छा, तुलसीदास पर भी रामविलास जी ने लिखा। कबीर पर झुकाव है नामवर जी का अपने गुरु हज़रत साहब द्विवेदी की वजह से, लेकिन स्वतंत्र किताब नहीं है। तो रामविलास जी और नामवर जी के बीच से ये बहसें आगे बढ़ती हैं, और मैंने कहा कि उन बहसों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। बस मैं ये कह रहा था कि अगर नामवर जी आज होते तो देखिए, उनके यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी कि वो ये पूंजीवाद, खास तौर पर अमेरिका के उभार के बाद बनती हुई जो दुनिया थी, यानी कि जब दो ध्रुव बल्कि एक ही ध्रुव रह गया, समाजवादी ध्रुव जो रसिया का था वो लगभग ध्वस्त हो गया, तमाम देशों में वो विचारधाराएं माने नीचे लगी और पूंजीवाद की विचारधारा आगे आ गई। तो नामवर जी उस दौर को रीड करते पढ़ते हैं और बहुत सजग थे वे इस हमले से, जो नव औपनिवेशिक पूंजीवादी हमला है। और जिस तरीके का आज जिस दौर में जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं, आप इसके वैश्विक स्तर पर इसकी जो माने सामरिक और युद्ध स्तर की अमानवीय परिस्थितियां बनी हैं, उस विभीषिका को आप देख सकते हैं। तो नामवर जी एक तो इस चीज़ के खिलाफ थे, यानी कि जो जिसके खिलाफ उनकी आलोचना खड़ी होती है, तो वो पूंजीवादी वर्चस्ववाद और जो एक खास देश और खास आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द ग्लोब, जो हमारा ग्लोब पर दुनिया बन रही है, उसके प्रति बहुत सचेत आलोचक वो रहे। दूसरा, उन्होंने कदम कदम पर हिंदू
राष्ट्रवाद और उसकी जो दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक परिणतियाँ हो सकती थीं उसके प्रति अपनी आलोचना में हमेशा सजग करते रहे, वो सचेत रहे थे। लेकिन नामवर जी दलित आलोचना को लेकर, दलित लेखन को लेकर कभी बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। 1975 का जो लखनऊ वाले अधिवेशन, प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में जो उन्होंने आरक्षण और मायावती वगैरह में बोला था, वो तो विवाद का विषय। उस पर तो मूलचंद सोनकर ने विधिवत पूरी बहस को संपादित कर दिया है। विप्लव प्रकाशन लखनऊ से वो किताब छपी है। मूलचंद सोनकर जो महरूम हैं, उन्होंने बहुत वो किताब संपादित कर दी। तो अब आप देखिए कि एक छोर यह भी है। तो नामवर जी को इन तमाम चीज़ों में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो ये दो चीज़ों के खिलाफ हमेशा रहते और रहे। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने की कि इन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चिमी काव्यशास्त्र दोनों का जो फिक्सन किया, फ्यूजन किया, एक साथ मिलाया, जो हमारे समय के काम की चीज़ें थीं, तो उससे उन्होंने हिंदी का एक शास्त्र बनाया। खास तौर पर रस को लेकर बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही। नई कविता के नए प्रतिमान में यही है कि उन्होंने कहा कि रस, जैसा कि नगेंद्र कहते थे, रस आनंद की विषय वस्तु है, लेकिन उन्होंने इसको विस्थापित कर दिया। उन्होंने कहा कि रस आनंद की नहीं, बोध की चीज़ है, रस से बोध। उन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग और कंटेक्स्ट, ये दो शब्द इस्तेमाल करते हैं। माने परिप्रेक्ष्य क्या है, वो किस परिप्रेक्ष्य में कविताएं आ रही हैं, और दूसरी चीज़ कि उन्होंने जो है रस से कहा कि रस बोध पैदा करता है। जो लेखक महसूस करे वही अगर वह पढ़ने वाले को भी उस अनुभव से गुजार दे तो यही रस है। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको भिगो पाए, वो बात आप तक पहुँच रही है, और जिस भाव से मैं बोल रहा हूँ अगर उस भाव में आपको ले जा पाऊँ तो ये कला हो जाएगी, और यही रस है। तो लेखक के अनुभव पाठक को अपने अनुभव लगने लगे, यही रस है। उन्होंने कहा ये मसला आनंद का नहीं, ये बोध का मसला, अंडरस्टैंडिंग का मसला है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। नई कविता के मूल्यांकन में, जैसे मैं अभी कह रहा था कि अगर देन कोई है तो ये बड़ी देन थी। उन्होंने नई कविता के मूल्यांकन में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। छायावाद और नई कविता दो आंदोलन थे जिस पर नामवर जी ने अलग तरीके से विचार किया। ये है, इसको उनकी देन माना जाना चाहिए। तो एक तो ये है कि उन्होंने पाश्चात्य और भारतीय दृष्टियों को कैसे मिलाया और कैसे उन्होंने जो है उसको उस पर आगे अपनी आलोचना का भवन खड़ा किया। तो इस तरह से नामवर जी पर अगर हम बातचीत करें तो तमाम जो है उनके पक्ष उभरते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। हिंदी विभागों के बारे में उन्होंने लिखा। अक्सर एकेडमिक्स में प्रोफेसर जो होता है विश्वविद्यालय में जो पढ़ाता है, ज़्यादातर हिंदी आलोचना में उसकी दखल आजकल है। नामवर जी ने उस पर वाद विवाद संवाद वाली जो किताब उनकी है, उसमें उन्होंने अंत में एक निबंध लिखा है विश्वविद्यालय में हिंदी, है ना, विश्वविद्यालय में हिंदी नाम का। उसमें उन्होंने लिखा कि जो भारत में विश्वविद्यालय और उन विश्वविद्यालयों में खास तौर पर हिंदी विभाग जो विश्वविद्यालयों के हैं, वे सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय स्तर पर जो हिंदी विभाग हैं, वे सबसे ज़्यादा दकियानूसी और प्रतिक्रियावाद के अड्डे हैं। मुझे उन्हीं के दौर के एक लेखक इलाहाबाद में दूधनाथ जी हुए, कथाकार थे, आलोचक भी थे, निराला पर बहुत लिखा। निराला पर माने नामवर जी के भी प्रिय कवि निराला ही थे, निराला और मुक्तिबोध। छायावाद में वो निराला को ही उन्होंने सेंटर में रखा। प्रसाद तो नंदुआई वाजपेयी के प्रिय थे। महादेवी और पंत में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात उसमें नहीं की। बाद में चलकर पंत का कूड़ा विवाद भी नामवर जी ने बनारस में बोलते हुए बोला था, पंत का कूड़ा विवाद, जिसको ये जो शीर्षक है आलोचना की धरती और नामवर सिंह, श्री प्रकाश शुक्ल जो इस माने हमारे मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पधारे हैं, उनकी किताब ही है नामवर की धरती। नामवर की धरती शीर्षक से किताब है, इससे बहुत मिलता जुलता शीर्षक है। उसमें पंत के कूड़ा विवाद की चर्चा बहुत डिटेल की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि हिंदी विभाग जो है, हाँ दूधनाथ जी की मैं बात कर रहा हूँ, दूधनाथ जी ने कहा कि विश्वविद्यालय सदाचारी कमीनों का कबाड़ खाना है। ये उनके निष्कासन या किस उपन्यास में पंक्ति आती है। तो नामवर जी कह रहे थे कि प्रतिक्रियावाद और दकियानूसी के अड्डे हैं। असहमत के जिस तरह की भी असहमति हम रखते हैं उसको बर्बर रूप से दमन करने वाली जगहें हैं। ये उनकी अपनी विचार सरणी है। और इस वाली बात में
उन्होंने लिखा है, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था जिससे कि मेरी बात पुष्ट हो और मैं अपनी बात ख़त्म कर सकूं। उन्होंने लिखा है कि जो हिंदी विभाग हैं वहाँ इस तरह के आचार्य हैं कि वो अंततः जिस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं उससे हिंदी का जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उससे जो बच्चे निकल रहे हैं, छात्र निकलते हैं, उन पर जिस तरह के विचार लेकर निकलते हैं, वो कहते हैं कि वो बड़े ही माने हिंदी, एक तो हिंदी प्रदेश में प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तियों का गहरा प्रभाव है, दूसरी ओर कांग्रेस के दक्षिण पंथी पक्ष और जनसंघ जैसे राजनीतिक दलों का हिंदी के हितैषी के रूप में सामने आना, विश्वविद्यालय के हिंदी विभागों का हित अनिवार्यतः ऐसे राजनीतिक तत्वों की जद में आ गया जो हिंदी के हित के नाम पर एक बड़े सांस्कृतिक संस्थान को अपने प्रतिगामी विचारों के समर्थन में खींचना चाहता है। और कहने की आवश्यकता नहीं कि इस संसद का गहरा प्रभाव हिंदी साहित्य की शिक्षा पर पड़ा और जो इसमें से निकला वो भारतीय संस्कृत का रक्षक बनकर ज़्यादा निकलेगा, और वो कट्टर रक्षक की तरफ उनका इशारा है, जो कि जिस दौर में हम हैं। तो ये है, उसी दौर में इलाहाबाद में सत्यप्रकाश मिश्र हुए, जो हमारे गुरु अर्थात श्री प्रकाश शुक्ल के पीएचडी के गाइड यानी उनके गुरु थे। अब तो नहीं है सत्यप्रकाश सर। सत्यप्रकाश मिश्र ने महाबली का पतन नाम से निबंध लिखा, जो अब नामोर सिंह नाम से विनोद तिवारी ने संपादित, वो शीर्षक हटा दिया है। वो नामोर सिंह के खिलाफ लिखा गया उस दौर का बड़ा प्रसिद्ध निबंध है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप देखें कि नामोर सिंह के समर्थन, उनकी महिमा, उनके गुणगान और उनकी आलोचना का कितना बड़ा परिसर है। महाबली का पतन से लेकर दलित आलोचना का जो पूरा आक्षेप है, आप उसको देखेंगे वो है। और जो उनके दौर के लोगों के साथ उनका लघुमानों की भर्त्सना की नामोर जी ने, जो जिसको स्थापित किया विजय देवनाथ शाही ने, तो वो दौर है। तो ये बहस तलब जो आलोचक है वह एक महत्वपूर्ण संवाद को स्पेस देता है। ऐसे बहस तलब वाद विवाद संवाद को एक अवकाश देने वाले आलोचक की शताब्दी में हम उन्हें मऊ की इस धरती पर आदरणीय धूमकेतु जी के सौजन्य से याद कर रहे हैं। मैं आप सभी सुधीजनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आपने सुना, धन्यवाद।